और अब बात अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की करेंगे, क्योंकि इसका असर अब पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता दिखाई दे रहा है। भले ही दोनों देशों के बीच फिलहाल सीधी सैन्य कार्रवाई सीमित हो, लेकिन क्षेत्र में सक्रिय ईरान समर्थित समूहों की गतिविधियों ने नई चिंता पैदा कर दी। खासकर हूती की बात की जाए, हूती विद्रोहियों और इराक में सक्रिय सशस्त्र गुटों की ओर से हाल के दिनों में कई हमलों और हमले के दावों ने लाल सागर, बाबल मंदब और होर्मुज जैसे इंपॉर्टेंट समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये वही रास्ते हैं दर्शकों जिनसे दुनिया के बड़े हिस्से में तेल और व्यापारिक आपूर्ति गुजरती है। सऊदी अरब ने कुछ ड्रोन हमलों को नाकाम करने का दावा किया है, जबकि हूती विद्रोहियों ने सऊदी ठिकानों और ड्रोन को निशाना बनाने का दावा किया। दावे लगातार 28 फरवरी से चले आ रहे हैं और अब देखिए इसका असर भी दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है। हूती भी दावा कर रहा है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं यदि लाल सागर और होर्मुज क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर सीधे सीधे तेल की कीमतों, समुद्री व्यापार और वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। और यही वजह है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव को सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक जोखिम के रूप में भी देखा जा रहा है। इस बीच बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बताते हैं। हूती हमले के बाद अरामको पर भी असर देखने को मिल रहा है। अब कैक और रियाद में उत्पादन रोकने के दावे सामने आ रहे हैं। अल कतीफ के ऊपर धुआं देखे जाने की भी खबरें हैं। सऊदी तेल ठिकानों पर हमले जो हैं वो लगातार हो रहे हैं और उसकी वजह से हलचल बढ़ती हुई नजर आई है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों का। सर, पाकिस्तान से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम और रुख करते हैं अपने ईरान, इजराइल और बाकी मैटर्स जो चल रहे हैं। अभी प्रॉक्सीज एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। हूती की बात कर दी जाए, पिछले अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 से 4 दिन में हूती बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। सऊदी निशाने पर है और अटैक किए जा रहे हैं। ऐसे में इनका एकदम से इतना एग्रेसिव हो जाना, क्या यह मैसेज दे देना है कि अब बातचीत वाली जो कहानी चल रही थी, जो पिक्चर दिखाई जा रही है लोगों को, वो तो साइड कर दीजिए, अब लड़कर ही सारी चीजें सॉल्व की जाएंगी? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है ईरान का। ईरान में जो बची खुची सत्ता है वो उन्होंने एक बहुत मेजर शिफ्ट लाने की कोशिश की है ईरान वॉर में, जो 28 फरवरी से चल रहा है। वो फोकस को ईरान से हटाना चाहते हैं। दे आर वांटिंग टू वाइडन। वो पूरा फोकस जो ईरान पे है इस समय कि हॉर्मुज खुल जाए और ईरान को डिग्रेड किया जाए मिलिटरली। इससे अब आफ्टर 3-4 मंथ्स ऑफ ड्रबिंग, जिसमें उनकी बहुत बर्बादी हुई है, ईरान हूतीज के साथ मिलकर इस फोकस को हटाना चाह रहा है टुवर्ड्स रेड सी, टुवर्ड्स कैस्पियन, टुवर्ड्स सऊदी अरेबिया, ताकि अमेरिका फोर्स हो जाए कि हम इधर भी एक फ्रंट खोल दें और फोकस हॉर्मुज से हट जाए। ये उनको प्रिपरेशन टाइम देगा ईरान के अंदर। जैसा कि ट्रंप ने पिछले हफ्ते में 2-3 बार ऐसा बोला है, वी आर लॉक्ड एंड लोडेड। वो बार बार ये इंडिकेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट फेज में अगर स्ट्राइक होगी आशीष, तो जितने भी जियोस्टैटिक टारगेट्स हैं जो फिक्स्ड हैं, जैसे ब्रिजेस हैं, पावर प्लांट्स हैं, मेजर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बेसेस हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेसेस की बात कर रहा हूं, इनके कोऑर्डिनेट्स अमेरिकन मिसाइल्स में ऐसी इनपुट्स हैं कि ऑलरेडी फीड करके रखी हुई है। इसलिए कॉन्फिडेंटली ट्रंप कहते हैं कि हम विद इन मिनट्स इनके सारे ब्रिजेस को, पावर प्लांट्स को उड़ा देंगे। तो वो कोऑर्डिनेट्स विद वॉरहेड्स, मिसाइल्स पे रेडी हैं। एक बार पेंटागन को अगर कमांडर इन चीफ गो हेड बोलेगा तो एक्चुअली ये पॉसिबल है कि एयर डिफेंस की खत्म हो जाने की वजह से ईरान इनको रोक नहीं सकता, इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। तो ये सारे टारगेट्स, मेजर नॉन मिलिट्री टारगेट्स अलॉन्ग विद द मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस्ड टारगेट्स, कुछ मिनटों में उड़ा दी जाएंगे। तो ईरान इस वजह से अब किसी तरह से डेस्परेटली ये कोशिश कर रहा है कि अमेरिका का AOR, सेंटकॉम का AOR थोड़ा हम डाइवर्सिफाई कर दें। इनका थोड़ा फायर पावर उधर कैस्पियन सी में सऊदी अरेबिया को बचाने के लिए, या रेड सी में, और एनर्जी क्राइसिस और सीरियस कर दें, आरामको को ये सऊदी में मार दें, ताकि किसी भी तरह से इनका जो पूरा फोकस हॉर्मुज और ईरान पे है वो डिफ्लेक्ट हो जाए। ये टेक्निक मुझे लग रही है अभी स्ट्रेटेजिक। जी आशीष। अजताब जी, सहमत हैं आप आशीष सर की बातों से? देखिए, ये आशीष जी, निश्चित रूप से एक नया फ्रंट खुल गया है और दुनिया के लिए ये और ज्यादा एक तरह से कह लीजिए ऊर्जा संकट और आर्थिक जो महामारी है वो बढ़ाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये एक्सपेक्टेड था
अब बाब अल मंदेव एक हथियार के रूप में ईरान यूज करेगा, ये पहले से तय था। हालांकि जो लेटेस्ट अभी इग्निशन जो मैं कहूंगा वो सऊदी की तरफ से हुआ, जब ईरान से एक जहाज वहां गया और उसमें कहा जाता है कि शायद हथियार थे, सोने के सोना भेज रहा था शायद ईरान हुती को मदद करने के लिए, तो वहां से ये शुरू हुआ है और हुती ने उसका जवाब दिया। अभी तक सऊदी अरबिया लिटरली आप कहिए बचा हुआ था और ज्यादा से ज्यादा वो सेल कर रहा था, वो अपने ऑयल एंड गैस को लाल सागर के थ्रू बेचने में सफल था पिछले 4 महीने से अगर देखा जाए तो। लेकिन अब चूंकि सऊदी अरबिया बीच में आ गया और अब उस पे अटैक हो रहे हैं, अरामको जो दुनिया की सबसे सर बड़ी सर तेल वेरी गैस की सॉरी कंपनी। इंटरप्ट कर रहा हूं, वेरी सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं। सऊदी अरबिया आ गया, या आशीष सर के अकॉर्डिंग अगर मैं सहमत हूं तो उसे लाया गया, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए सऊदी अरब तो पहले से इन्वॉल्व था, लेकिन अब हाँ ये नया फ्रंट खुल गया और खुल के आ गया। हाँ क्योंकि हूती को जब अभी तक इसने ईरान ने रोक रखा था, अब हूती को यूज तो करना ही था उसे। प्रेशर ईरान पे बहुत ज्यादा था, एक छोटा सा बहाना उसको मिला और उसका उसने यूज किया और हूती अब फ्रंट पे है। दिक्कत यह है कि अगर ये पूरी तरह से, अभी तक देखिए यहाँ सिर्फ सऊदी के शिप्स को हूती ने बैन किया है, उसको आवाजाही से रोका है। अगर ये ज्यादा बढ़ता है, पूरी तरह से अगर वहां नाकाबंदी हूती की तरफ से होती है, तो दुनिया का लगभग 12% जो समुद्री व्यापार है वो ठप हो जाएगा। 30% जो कंटेनर व्यापार होता है, कंटेनर उस रास्ते से जाते हैं, वो ठप हो जाएगा। और दुनिया का लगभग 1/4 जो कहते हैं तेल और गैस के जो निर्यात होते हैं, वो हॉर्मुज और इसको बाब अल मंदेव को मिला के, उस पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ये एक पहले से तैयारी थी इसकी और अब उसको बहाना मिल गया, अब वो फ्रंट पे आ गया। क्योंकि ईरान के पास बहुत ज्यादा हथियार नहीं बचे हैं, जो तबाही और बर्बादी का आलम उसका चल रहा है, उसमें ये आज न कल फ्रंट खुलना ही था और अब वो खुल के आगे आ गया। इस बीच एक बड़ी खबर, ट्रंप ने ईरान पर बड़ा दावा किया है। दावा क्या वो समझिए, कह रहे हैं कि ईरान पर अमेरिकी दबाव को लेकर ट्रंप का जो बड़ा बयान सामने, कह रहे हैं कि ईरान ने लड़ाई रोकने की गुजारिश की है, गिड़गिड़ाया है, इस तरह की बातें जो है वो कही जा रही। 14 दिनों में ईरान को भारी नुकसान हुआ है, प्लीज इसे रोक दें, ये बातें कही गई हैं ईरान की तरफ से, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। ईरान ने संघर्ष रोकने की अपील की है, ये बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही जा रही हैं। मनोज जी, हर बार की तरह एक बार फिर से दावा है, उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि अब तो मैं खुद बोर हो गया हूं उनके दावों से। समझने की जरूरत यह है कि लगातार इस तरह की बातें आ रही हैं, करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। बीच में फंसाने का प्लान कह लूं या कोई खिचड़ी पकती हुई आप देख पा रहे हैं अपने इस साफ चश्मे से? ऐसा लग रहा है कि बैक चैनल जो टॉक हो रहा है, और स्वाभाविक है कि ईरान तो चाहेगा चाहेगा ही, जिस तरह से डिस्ट्रक्शन ईरान में हो रहा है, और उसी को लेकर के जो है ट्रम्प को बोल देते हैं कि ये बैक चैनल जो टॉक हो रहा है, इससे जो है ईरान जो है गिरा रहा है, वो चाह रहा है कि जल्दी टॉक हो जाए। लेकिन जिस तरह से अब सिनेरियो हम लोग देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो है अमेरिका का वर्चस्व जो है वो घटते जा रहा है, ये वर्ल्ड के लिए बहुत ही खतरनाक है। जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका फंसता हुआ दिख रहा है, अब रेड सी में जो है इस तरह की घटना आ रही है कि वहाँ पे खुदी जो है वहाँ पे कंट्रोल करना चाहेगा और ईरान उसको सपोर्ट करेगा हर तरह से। और जिस तरह से हम लोग चाइना और रशिया का जो हम लोग रुख देखे हैं कि ऑलवेज जो है वो ईरान को किसी न किसी रूप में सहायता देते आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लिया जाए कोई तीसरा पावर आ जाता है। हम लोग देख ही रहे हैं कि अमेरिका है, चाइना है, फिर रशिया है, फिर यूरोपियन नेशन आ जाता है, फिर अब तो ईरान जिस तरह से अपना स्प्रेड कर रहा है। तो वर्ल्ड ऑर्डर में हम लोग डिफरेंसेस ज़्यादा अगर होता है तो वर्ल्ड के लिए एक ठीक नहीं है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बट एक कंट्री जो है एडामेंट हो जाता है कोई भी इशू को लेकर के, उससे जो है सभी कंट्रीज, चूँकि हम लोग ग्लोबलाइज हैं, कोई भी एक ये घटना कहीं पे घटती है, उसका इफेक्ट जो है पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है। तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प का जो अप्रोच रहा है और उनको कोई सॉल्यूशन सामने ऐसा लग रहा है कि नहीं दिख रहा है, और वो एडामेंट हैं कि हम ईरान को ख़त्म करेंगे। और जो जिस तरह से
एक डील हुआ था ईरान और बराक ओबामा के बीच में, वो उनसे ज़्यादा अचीव करना चाह रहे हैं। वहीं जो है ईरान देने के लिए, कुछ भी देने के लिए ईरान तैयार नहीं है, क्योंकि वो अब समझ गया है कि ज्योग्राफिकल कंडीशन ईरान का इस तरह से बना हुआ है कि वो अमेरिका को, जो कि बहुत दूर है वहाँ से, उसको बढ़िया से हैंडल कर सकता है और अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है। वहीं जो डोनाल्ड ट्रंप का एक एक्सपेक्टेशन था कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन जितना उनको सपोर्ट चाहिए था वो नहीं दे पाया। जैसे सऊदी अरबिया जिस तरह से कोशिश हालांकि सऊदी अरब चाहता है कि ईरान कमज़ोर हो, लेकिन वो अमेरिका को सपोर्ट नहीं करना चाह रहा है, नहीं कर पा रहा है। एक उसका एक ये भी रीज़न है कि जो भी वहाँ के लोग हैं, चाहे मुस्लिम, सिख हो, शिया हो, सुन्नी हो, ठीक है। वो जो है फ्रीक्वेंटली जो है अमेरिका के खिलाफ रहा है, तो सपोर्ट उस तरह से नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, एक बड़ी खबर जरा बता दें जरा कि ईरान नीति पर ट्रंप का जो सीधा संदेश है वो क्या कह रहे हैं, जरा अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। Well, Iran took a beating over the last 14 days, and they asked us very nicely, please stop, let's meet. And that's what we are right now. See what happens. If we don't make a deal, we go back to the same thing. बात है आशीष सर कि हथियार नहीं देंगे और वो हमसे डर गया है, गिड़गिड़ा रहा है, गुजारिश कर रहा है, वही सारी चीजें हैं। लेकिन मैं आपके पुराने वाले बयान पर आऊंगा जिसमें आपने कहा कि ये डिस्ट्रैक्शन वाला गेम आया है। मुझे ये बताइए कि ये डिस्ट्रैक्शन वाला गेम समझूं या ना समझूं, इसलिए क्योंकि इसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं उस हमले से हुई ना, जब रनवे उड़ा दिया गया। अगर मैं गलत नहीं तो 13 तारीख के आसपास की वो बात है, 13 जुलाई के आसपास, जब सुपुर्दे खाक में शामिल होने के लिए जाना था और फिर लैंड नहीं करने दिया गया, फिर हमले हुए, रनवे ही उड़ा दिया गया। तो वो हूतियों को छेड़ने का काम तो किया गया ना, सऊदी समर्थित जो चीजें हैं। आशीष, दिस इज सिंसियर जर्नलिज्म। मैं अपनी बात को वैसे भी सप्लीमेंट करता, बट आपने मुझे कंटिन्यू करने को बोला, अच्छा है, क्योंकि तब मामला क्लियर होता है दर्शकों के लिए। एनालिसिस का मतलब होता है यही। तो पहले मैं उसको खत्म करता हूं। बिल्कुल, हुतीज से बहुत एक्सपेक्टेशन थी ईरान को ड्यूरिंग द वॉर, जो 28 फरवरी से चल रहा था, कि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके और ईरान के फेवर में कुछ हमले करेंगे यूएस बेसिस इन गल्फ पे, जैसा कि उन्होंने नहीं किया। अंडर अ कंसिडर्ड कॉल हुतीज ने शायद वो दे वर अंडर डिस्कशन विद यमनीज रेगुलर गवर्नमेंट, और उन्होंने किन्हीं कारणों से, अज्ञात कारणों से, एक भी बार ओपन वॉर नहीं शुरू किया। ये 13 जुलाई को जब महान एयरलाइन का एयरबस A340 जो सुपुर्दे खाक के बाद कुछ लोगों को वापस ड्रॉप करने के लिए यमन जा रहा था, जिसमें ऐसी हार्ड इंट आई कि इसमें IRGC के कुछ सीनियर कमांडर्स, स्ट्रेटेजिस्ट और टेक्निकल सपोर्ट टीम्स अलोंग विद सम इक्विपमेंट यमन में लैंड करना चाहते हैं, सना एयरबेस। उस पे सऊदी अरेबिया ने, जिनको ये हार्ड इंट शायद अमेरिका ने दी होगी, और यमन की जो रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट है, इन दोनों ने आपस में कोऑर्डिनेट करके एकदम मूवी स्टाइल में लैंडिंग के ठीक पहले सना एयरपोर्ट के रनवे पे 2 ब्लास्ट कर दिए। उस समय ये एयरक्राफ्ट लैंडिंग की प्रोसेस में था, और उसके बाद, लेकिन इनका ये फुल प्रूफ नहीं था इस तरह का डैमेज जो इन्होंने अपने एयरपोर्ट को किया यमन गवर्नमेंट ने, और वो एयरक्राफ्ट कुछ किलोमीटर दूर एक दूसरे रनवे पर लैंड कर गया, और वहीं से फिर वो वापस बीजिंग गया, शायद ये रिपोर्ट्स हैं। और उसी समय से, अगले दिन से, हुतीज का पूरा अप्रोच टुवर्ड सऊदी अरेबिया चेंज कर गया। इसलिए मैंने एक एनालिसिस के बाद आपको बताया कि ये एक स्ट्रेटजी थी ईरान की टू वाइडन द स्कोप। पूरा ईरान एंड हॉर्मुज फोकस जो अमेरिका का था, उसको वाइडन करने के लिए सऊदी पे हमला करो, कैस्पियन सी की तरफ फोकस ले जाओ, इनके जो मिसाइल्स हैं उनका रुख चेंज करो। ये एक बहुत मेजर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था जो ईरान ने ट्रिगर किया थ्रू द हुतीज। तो इसमें कोई हमारी पर्सनल ओपिनियन नहीं है, दिस इज, इट इज वेरी क्लियर, ये दिख रहा है। एक और चीज जो आपने बोला आशीष, कि एक बार में खत्म करो, इस समय अमेरिका की लीडरशिप, मेरा मतलब ट्रंप से है, ये बहुत सीरियस डिसीजन है। उनके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक, कि अगर ईरान नहीं मान रहा है हॉर्मुज पे, तो उनको पूरा तहस नहस करके 10 सेकंड
पूरा वहां से विड्रॉ कर जाओ, ऑफ रैम्प, एक और हिट करो, ईरान को 20 साल और पीछे भेजो इकोनॉमिकली एंड मिलिटरी, और वहां से हट जाओ। दूसरा है, लेकिन इस हिट में इनका पिकैक्स रह जाएगा, इनका नतांज रह जाएगा अंडरग्राउंड। तो वहां पे जो स्पेशल ऑपरेशन 82nd एयरबोर्न डिव और डेल्टा फोर्स प्लान कर रही है अलॉन्ग विथ मरीन्स जी, वो बहुत मेजर कॉल है कि तेहरान के चारों तरफ हेवी सैचुरेशन बम्बार्डमेंट करते रहो 4-5 घंटे, बीच में अपने सोल्जर्स उतारो नतांज पे, ठीक है वो सर। अंदर जाएं, पूरा डिस्ट्रॉय करें और वापस आ जाएं। जी ठीक आशीष। है, बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त बस इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। और यहां रुकते कुछ पलों के लिए, खबरें लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।